Sorry guys, there was some problem with the network, but I've tried to fix it. Can you guys quickly just let me know if I am audible and visible to you properly now or not? गौरांगी, तुषंत, रुद्राक्षा, क्या एक बार मुझे बता सकते हो बच्चे? बराबर से सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है? All good? क्लियर ना? परफेक्ट, चलो ठीक है. So let's begin with the recap what we have done in the previous session. तो सबसे पहले previous session में हमने पढ़ा था we discussed multiple things. One of which was that ग्लोबलाइजेशन अमेरिका की डिस्कवरी के पहले बहुत डिफरेंट थी. जैसे मैं आपको बता रही थी कि हमने देखा है कि यूरोप का जो टाइम था ना, मेडिवल पीरियड का एंड और मॉडर्न पीरियड का बिगिनिंग वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर यूरोप. आप 1500, 1600, 1700, 1800 सारे ईयर्स को ले लो, आपको यही नजर आएगा. और ऐसा क्यों नजर आएगा? ऐसा इसलिए नजर आता है हमें कि वहां पे बिल्कुल से पॉपुलेशन आउटबर्स्ट हो रही थी, एम्प्लॉयमेंट की ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं थी. दे वर हैविंग डिफिकल्ट क्लाइमेटिक सीजन्स, जिसकी वजह से फार्मिंग, जिसपे बहुत ज्यादा लोग डिपेंडेंट थे, वो फेल हो जा रहा था, विच वॉज नॉट जस्ट लीडिंग टू द प्रॉब्लम ऑफ पीपल नॉट बीइंग एबल टू अर्न, बट ऑल्सो लीडिंग टू प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज ऑफ फूड इन अ लॉट ऑफ प्लेसेस. और इसका इम्पैक्ट हमने बहुत सारे जगहों पे अलग अलग तरीके से देखा है. फ्रेंच रेवोल्यूशन इज वन ऑफ द स्टैंडिंग एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट द शॉर्टेज ऑफ फूड, द सब्सिस्टेंस क्राइसिस led to. It was only the industrial revolution which when started happening in the entire Europe slowly helped them evolve out of the situation. But more than that was the discovery of America. Or I wouldn't say necessarily more than that. इक्वली काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल था अमेरिका की डिस्कवरी जो है सेव करने में यूरोप को. क्योंकि इस वक्त आपका जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, जो पूरा का पूरा मनी लाई करता है, वो एशिया में लाई करता है, चाइना में, इंडिया में. इनके पास बहुत पैसा है. बाकी सारे देशों में ठीक ठाक चल रहा है. अमेरिका अपनी छोटी सी आइसोलेटेड दुनिया में अपना खर्चा पानी चला रहा है, खाना निकल रहा है, वो खाना खा रहे हैं, वो खुश रह रहे हैं. यूरोप एक ऐसी जगह है जहां पे स्ट्रगल ऑन एंड ऑन चला ही जा रहा है, काफी मुश्किल हो रहा है. ठीक है, तो सिल्क रूट की डिस्कवरी जब होती है और सी की जब डिस्कवरी होती है स्पेशली, और वो जो डिस्टेंस कम कर देती है यूरोप का एशिया से, यूरोप का अमेरिका से, तो बहुत ज्यादा ट्रेडिंग जो है आप कह सकते हो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर जाती है. साथ ही साथ अमेरिका जो कट ऑफ था इतने टाइम से यूरोप से, मतलब पूरी दुनिया से, वो जब डिस्कवर होता है तो यूरोपियन कई सारे एक्सपेडिशंस निकल पड़ते हैं अमेरिका की तरफ, क्योंकि उन्हें पता रहता है कि वहां पे इट इज अ लैंड फुल ऑफ रिसोर्सेज, नॉट जस्ट नेचुरल रिसोर्सेज, नॉट जस्ट सम वेजिटेशन दैट इज हैपनिंग ओवर देयर, बट ऑल्सो लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट मिनरल्स, जैसे कि सिल्वर पेरू और मेक्सिको में बहुत ज्यादा था. तो जब आपको इतना ज्यादा सिल्वर और गोल्ड और इंपॉर्टेंट मिनरल्स मिल रहे हैं, जिसका आपको कॉस्ट भी पे नहीं करना पड़ रहा है, आप वहां पे अपने प्लांटेशंस कोलोनाइज करके चला पा रहे हो, स्लेव्स आप अफ्रीका से ले आ रहे हो, स्लेव ट्रेड के बारे में, और ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड कैरिबियन विच इज अमेरिका, ये भी हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पढ़ा हुआ है. तो ये सारी चीजों से यूरोप के लिए मनी जनरेट करना बहुत आसान हो जाता है. और देखो बात ऐसी है कि एशिया में या कहीं और से जब वो सामान ले रहे हैं, उनको पैसा पे करना पड़ रहा है, लेकिन अमेरिका से जब वो ले रहे हैं, वो कोई पैसा पे नहीं कर रहे हैं, वो तो डोमिनेट कर रहे हैं उस जगह को. उस जगह तो उन्होंने कोलोनाइज कर लिया है. इंडिया से भी जब तक ट्रेडिंग कर रहे थे, पैसा ले रहे थे, जब कोलोनाइज कर लिया तो हमारे साथ भी हमारी जिंदगी बहुत बदल गई थी, हमारा भी सारा पैसा अब उनके पास ही चला गया. तो ऐसे करके यूरोप ने अपनी जो पूरी ट्रांसफॉर्मेशन है ना, आपका आप समझो 15th 14th सेंचुरी के अराउंड के बाद से, बाई द 18th 19th सेंचुरी दे कंप्लीटली फ्लिप्ड देयर फेट, देयर डेस्टिनी. जैसे कि उन्होंने अपना वेपन जो है, बायोलॉजिकल वेपन, उसका इस्तेमाल किया, स्मॉल पॉक्स के वायरसेस का इस्तेमाल किया, जिसके लिए कोई भी इम्यूनिटी नेटिव अमेरिकन की डेवलप नहीं थी. वैसे उनको बिल्कुल कमजोर करके कितने लोगों को मारकर वहां पे कब्जा कर लिया. साथ ही साथ धीरे धीरे बाकी जगहों पे भी ये स्प्रेड करने लग गए थे. ठीक है, तो 19th सेंचुरी तक हमें नजर आता है कि बहुत ज्यादा पॉवर्टी, बहुत ज्यादा हंगर अलग अलग जगहों पे, अलग अलग कंट्रीज में यूरोप के काफी कॉमन था.
कुछ कंट्री जैसे ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, वो धीरे धीरे इवॉल्व करने लग गए थे, बट ओवरऑल कॉन्टिनेंट की जो हालत थी वो काफी बुरी थी और लोग यहाँ से एवरी नाउ एंड देन भागते रहते थे काम की तलाश में, रिलीजियस चीजों को ढूंढने के लिए, अवेकनिंग के लिए, स्पिरिचुअल रीजंस की वजह से। कई सारे लोग अपने परसिक्यूशन को बचाने के लिए, कई सारे लोग डिसेंटर्स थे यानी कि एग्जिस्टिंग बिलीव्स में बिलीव नहीं करते थे और उससे दूर जाना चाहते थे। सो फॉर ऑल ऑफ दीज रीजंस पीपल वर फ्लीइंग फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका ओनली मेजरली, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि चाइना और इंडिया जो कि वर्ल्ड के रिचेस्ट कंट्रीज में हुआ करते थे, वहां से धीरे धीरे चाइना तो आइसोलेशन में चला जाता है 15th सेंचुरी के बाद। वो कहता है अब हम हमारी ट्रेडिंग इतना ज्यादा इनके साथ करेंगे नहीं, हमें अपना अपना देखना है। इंडिया फिर भी थोड़ा बहुत ट्रेडिंग करते रहता है और 15th सेंचुरी के बाद एक्चुअली 16th सेंचुरी में ये होगा कि ब्रिटिशर्स, पोर्तुगीज, ये सारे लोग आने भी लग जाएंगे इंडिया। आपकी वो सारी कोलोनाइजेशन की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुकी है पूरी दुनिया में। और इसके पीछे की वजह यही रही है कि यूरोप में जो भी थोड़े बहुत भी पावरफुल देश है, जिनके पास थोड़ा भी टेक्नोलॉजी, थोड़ा भी पैसा है, वो दूसरे जगहों पे जा रहे हैं अपने आप को और पावरफुल करने के लिए, उनके रिसोर्सेस को एक्सप्लॉइट करने के लिए। एंड इवेंचुअली बिकॉज ऑफ दिस एंड विद द डिस्कवरी ऑफ अमेरिका, it will be like a huge help for Europe to move from a very poor, hunger-stricken continent to basically shifting the whole world trade center towards the west. तो पहले यूरोप में ज्यादा शिफ्ट होते हैं, धीरे धीरे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के आते आते आप देखोगे ये पूरी शिफ्ट अमेरिका के और वेस्टवर्ड हो जाती है। यूरोप रहता है एस्टैब्लिश्ड अभी भी, लेकिन उस लेवल पे नहीं रह पाता है जिस लेवल पे उसने शुरू किया था। ठीक है, तो ये हमने समझा था। फिर हमने देखा था कि ट्रांसफॉर्मेशन जो वर्ल्ड में आया उसमें कई सारे कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शंस होने लगे, कई सारे नए फ्लोज होने लग गए, यानी कि एक्सचेंज होने लग गया। अब इन एक्सचेंज में 3 प्राइमरी एक्सचेंज हम देखते हैं, ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन फ्लो ऑफ गुड्स विच इज फ्लो ऑफ ट्रेड बेसिकली, फ्लो ऑफ लेबर एंड फ्लो ऑफ कैपिटल। ये सब वैसे तो इंटरडिपेंडेंट थे, काफी एक दूसरे से जुड़े ही थे, लेकिन इनमें एक चीज जो आप कह सकते हो इंटरकनेक्शन, वो कभी कभी टूट सकता था, जिसमें लेबर माइग्रेशन जो है वो एक्चुअली कई बार टूट जाता था, अलग हो जाता था, कुछ नया हो जाता था। एक नए एग्जाम्पल की तरह हम उसको ले सकते थे। ठीक है, अब ये वो टाइम है जहां पे हर एक देश अपने आप को नेशन स्टेट की तरह, एक वेल स्टैब्लिश्ड इकोनॉमी की तरह स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। और इन सारे कॉम्प्लेक्स चेंजेस में, मूवमेंट में, हर एक देश कोशिश कर रहा है टू मूव टुवर्ड्स सेल्फ सफिशिएंसी, कि हमारे पास इतना हो कि हमें दूसरे किसी कंट्री पे डिपेंडेंट ना होना पड़े। इसी प्रोसेस में आपका कॉर्न लॉ जो है वो ब्रिटेन में इंट्रोड्यूस होता है। अब ये कॉर्न लॉ ब्रिटेन की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, मैंने काफी डिटेल में सेशन में समझाई है, तो अगर नहीं देखा है तो उसका रिकॉर्डिंग देख लेना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बट इन शॉर्ट मैं आपको बता देती हूँ, पहले क्या करते थे ना, ब्रिटेन के लोग बाहर से खाना मंगाते थे, सब कुछ इंपोर्ट करते थे। इंटरनली एग्रीकल्चर पे उतना फोकस नहीं था, बाकी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह पे फोकस था। पर फिर जो बड़े लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने ये देखा कि क्योंकि फूड की शॉर्टेज हो रही है, खाने की डिमांड बढ़ रही है, तो प्राइसेस थोड़ी एक्सपेंसिव है खाने के, तो बाहर देशों को जो खाना जहां से आ रहा है उनको काफी अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। साथ ही साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ी है, तो इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल चाहिए जो खाने से रिलेटेड है, वो भी उनको बहुत प्रॉफिट दे रहे हैं। इन शॉर्ट डिमांड बहुत बढ़ रही थी, चाहे वो रेगुलर लोगों से हो या इंडस्ट्रियलिस्ट से हो। तो इन्होंने कहा कि भैया, उन्होंने प्रेशर डाला गवर्नमेंट में और बोला कि आप बाहर से खाना मंगाते हो, हमारे पास इतनी बड़ी बड़ी जमीनें, हमको यहाँ पे ग्रो करने दो, ये सारा प्रॉफिट देश के अंदर रहेगा। इन्होंने कॉर्न लॉ बना दिया। ठीक है, इन्होंने बेसिकली ये बोल दिया कि हम कुछ भी इंपोर्ट नहीं करेंगे, हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, हमारा सारा प्रोडक्शन जो है वो यहाँ पे होगा। तो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था ये चीज। ठीक है, तो इन्होंने इसके अंदर रिस्ट्रिक्ट कर दिया था इंपोर्ट ऑफ कॉर्न। कॉर्न इज जस्ट एन एग्जाम्पल, इट वॉज नॉट जस्ट द कॉर्न दैट वॉज बीइंग रिस्ट्रिक्टेड एज एन इंपोर्टिंग गुड, अ गुड दैट वॉज बीइंग इंपोर्टेड, बट एनी फूड मटीरियल, ग्रेन्स विच वॉज बेसिकली वैल्यूएबल। अब ये सारी चीजें वैल्यूएबल थी उस वक्त, ठीक है, जिनका प्राइस थोड़ा ज्यादा होता था, उस पे ये रिस्ट्रिक्शंस डाल रहे थे। अब जब ये लैंडलॉर्ड्स और इंटरनली मैन्युफैक्चरिंग होने लग गई, इंटरनली प्रोडक्शन होने लग गया, ये लोग पैसा कमाने के लिए, जो फार्मर्स, एग्रीकल्चरलिस्ट, लैंडलॉर्ड्स थे, बहुत महंगा बेचते थे सामान। और अब तो इनकी मोनोपोलाइजेशन भी थी, क्योंकि बाहर से कोई सामान आ नहीं रहा है जो इस प्राइस को बीट कर सके, कोई कंपटीशन हो सके। तो इंडस्ट्रियलिस्ट बहुत सफर करने लग गए, लोग बहुत सफर करने लग गए। और क्या हो रहा था कि इंडस्ट्रीज जैसे जैसे आ रही थी, कई सारे लोग जो है अब स्टेबल जॉब्स में आ रहे थे, जहां पे उनके पास प्रॉपर सोर्स ऑफ इनकम था, वो अपनी लिविंग स्टैंडर्ड बेटर कर रहे थे, वो डिमांड्स को बढ़ा रहे थे, महंगाई में भी सामान खरीद रहे थे। तो इन सबको दिक्कत हो रही थी। तो ये अर्बन ड्वेलर्स थे, अर्बनाइजेशन हुई थी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, तो इंडस्ट्रियलिस्ट, अर्बन ड्वेलर्स, ये सब लोग कंप्लेन करने लग गए, गवर्नमेंट पे प्रेशर डाल रहे थे
कि आपने जो ये लॉ कुछ लोगों को बेनिफिट करने के लिए बनाया है, ये इन जनरल पॉपुलेशन के लिए बहुत ज्यादा दुखदाई है, बहुत डिफिकल्ट है. प्लीज चेंज दिस. एंड अल्टीमेटली विद ऑल द pressure, the government does take a call to abolish the corn law, जहां पे फूड अब वापस से इंपोर्ट होने लग गया ब्रिटेन में, और ये ज्यादा सस्ता पड़ रहा था. इंपोर्ट करना सस्ता पड़ रहा था या नहीं वो बात अलग है, लेकिन जो कॉस्ट लोगों के लिए बैठ रही थी वो आयरॉनिकली ज्यादा सस्ती थी rather than what was being produced in the nation. ठीक है, अब लेकिन ये जब चेंज होता है तो ये सारी जमीनें जिसपे भर भर के गुड्स खाने बनाए जा रहे थे, प्रोड्यूस किए जा रहे थे, लैंडलॉर्ड्स की जमीन, इतने सारे फार्मर्स को एम्प्लॉयमेंट मिल रही थी, लेबरर्स को एम्प्लॉयमेंट मिल रही थी, इनका काम एकदम से बंद हो जाता है. तो फिर से जनरेशन होगी एक वेव की जहां पे कई सारे लोग बिना काम के बैठे होंगे, जमीनें खाली पड़ी होंगी, अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ा सा रन कर रही होंगी. तो अब इसके बाद रिजल्ट क्या होता है ये हम देखेंगे आज. और फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो वापस लैंडस्केप चेंज करेगी ब्रिटेन की, और इसका कनेक्शन बेटा आपको फिर से मिलेगा आपके चैप्टर एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में, जहां पे आप देखोगे कि कई सारे लोग अनएम्प्लॉयड बैठे थे और ये एक्चुअली फार्मर्स थे. इनको जो है कंज्यूम कर लेती है वो इंडस्ट्री जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की रहती है. इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले आपका प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला एक पीरियड चलता है जहां पे मैन मेड मास मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी, ना कि मशीन मेड. तो ये सारे लोगों को ना वहां एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है, और ये इतने लोग खाली थे इसलिए इतना ज्यादा प्रोडक्शन जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले का मास प्रोडक्शन विदाउट द इंडस्ट्रीज एंड द मशीन्स जो है वो वैसे अचीव हो पाएगी. नाउ राइट नाउ इट मे नॉट बी मेकिंग अ लॉट ऑफ सेंस टू यू. मैं थोड़ा सा अभी सेशन में आज डिटेल में भी बताऊंगी, बट जब आप एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन और पढ़ोगे तब आपकी जो दिमाग की खिड़कियां हैं वो एकदम से खुलेंगी और आप रियलाइज करोगे कि हमें बहुत कुछ समझ आ गया है, बहुत सारा कनेक्शन बन गया. तो इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि ये चैप्टर्स को पढ़ना बहुत जरूरी है. ये बहुत एक डिफरेंट तरीके का कनेक्शन बनाती है और बहुत ज्यादा हेल्प करती है. ठीक है, cool. So with the pre-class activities, I guess like you guys are aware only now, right? तो अब हम बढ़ते हैं आगे. एंड प्लीज दोस्तों को बता दो सेशन चल रहा है ताकि वो आकर के ज्वाइन कर ले, क्योंकि कई बार मिस हो जाता है. अब एक इंपॉर्टेंट न्यूज और एक गुड न्यूज है इनफैक्ट जो मैं आपको बता देना चाहती हूँ. तो बच्चे हमने आपके बोलने पे बैचेस लॉन्च की थी. सबसे पहले हमने 12 अप्रैल पे किया. अब पिछले साल मुझे बहुत रिक्वेस्ट आते थे मैम बैच नहीं है. फिर हमने 28 मई को सेकेंड किया. थर्ड बैच का डेट 19 जून नया लॉन्च, और जुलाई में भी एक और बैच लॉन्च होगा फॉर क्लास 10th एंड ऑल्सो फॉर क्लास 9th. तो प्लीज मेक श्योर इफ यू हैव ऑलरेडी ज्वाइन द बैच, आपने सब्सक्रिप्शन ले रखी है, आपका ट्रायल नहीं चल रहा है, या इन जनरल आप जानते हो किसी को, या आपको खुद को भी लेना है, तो आपके लिए ये सारे ऑप्शंस हैं. किसी भी बैच में आप वापस एनरोल कर सकते हो. आपको लग रहा है 20th मई तो बहुत पुराना हो चुका है, 19 जून का बैच है. जुलाई में अराउंड 17 के अराउंड हम जो है बैच लॉन्च करेंगे, यानी कि मिड ऑफ एवरी मंथ समवॉट नए बैचेस 10th के आ रहे हैं. जून में भी आ रहे हैं, जुलाई में भी आ रहे हैं, मई में भी आए हैं. ठीक है, तो प्लीज मेक श्योर. और जून का महीना पूरा बच्चे अलग अलग हमारे डिस्काउंट के ऑफर्स से भरा हुआ है. जुलाई में भी बहुत कुछ होगा. ठीक है, तो आपका मई में भी भरा रहा है. ठीक है, तो आपने बस ये इंश्योर करना है कि सही टाइमिंग देख लो, कुछ भी कोड ना लगे तो अचीव कोड लगाना अपने से. ठीक है, अचीव के बाद 15, 20 सब ट्राई करके देखना. 3 months वाले पे भी देखना और 12 months वाले पे भी देखना, आपको डिस्काउंट एडिशनल मिल ही जाएगा. ये मैं अंदर का एक टिप आपको दे रही हूँ. और यहाँ पे विशाल सर मैथ्स में, सोशल साइंस, अक्षय सर साइंस आपका पूरा सिलेबस कराएंगे. मिड टर्म के रिविजन्स कराएंगे हम आपके फाइनल के रिविजन्स, मॉक्स के साथ तैयारी, पूरे पेपर की डिस्कशन, PYQs, रिविजन भरे पड़े, ये सब कराने वाले हम आपके लिए. ठीक है, तो आपने बस ये इंश्योर कर लेना है दैट यू आर टेकिंग द सब्सक्रिप्शन एंड बीइंग देयर फॉर द सेशंस, बीइंग रजिस्टर्ड एंड बीइंग देयर ऑन टाइम. यू आर डूइंग योर प्री एंड पोस्ट क्लास एक्टिविटी. इसकी इंपॉर्टेंस जब करोगे तभी समझ आएगी. ऐसे मैं कितनी भी बोल दूं, कितनी भी बातें बोल दूं, इट डजंट मेक अ डिफरेंस. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि हमें 10th में लगता है कि एनसीईआरटी के अबव एंड बियॉन्ड हमको कुछ किताबें और पढ़नी है. रेफरेंस बुक्स के बारे में अक्सर बच्चे मुझसे पूछते रहते हैं.
तो मैं आपको यहाँ पे ये बता देना चाहती हूँ कि बच्चे हम आपको 80 ई बुक्स प्रोवाइड करते हैं। इससे पहले कि आप जाओ पैसे लगाओ किताब खरीदो और फिर एक प्रेशर भी अपने ऊपर बिल्ड कर लो और हो सकता है उस किताब को पढ़ भी ना पाओ, बेस्ट ये है कि एनसीईआरटी फिनिश करो। एनसीईआरटी ही आपका बाइबल है, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस आते हैं। अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, हर साल के सवाल देखकर बता रही हूँ, पढ़ने के हिसाब से बता रही हूँ, स्टूडेंट रह चुकी हूँ उस हिसाब से बता रही हूँ। बट अगर आपको फिर भी लगता है कि किताब पूरी कर ली मैंने, अच्छे से हो गया है, तो अपनी नॉलेज को एनहांस करने में, नई चीजें और पढ़ने में और डेप्थ में जाने में बिल्कुल भी कोई खराबी नहीं है। लेकिन बिल्कुल से किताब खरीद लेना जरूरी नहीं है, खरीदे बिना पता नहीं चलता। तो आपके पास ई बुक्स ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पे, आप जाओ उनको एक्सपीरियंस करो। हो सकता है आपको फिजिकल किताब खरीदने की जरूरत नहीं ना पड़े, आप इलेक्ट्रॉनिक बुक से ही अपनी पढ़ाई कर लो। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे फिजिकल बुक चाहिए, तो आपको कम से कम एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग उन बुक्स का, उनके कंटेंट का यहाँ पे इन ई बुक्स की मदद से मिल जाएगा। आपके सारे 3D लर्निंग वीडियोस जो हैं वो यहाँ पे प्री क्रिएटेड पूरे सिलेबस के हैं। ज्योग्राफी और ये सारी चीजें जब आप इनसे पढ़ते हो, आपकी विजुअलाइजेशन अनदर लेवल पे चली जाती हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चंस भाई 95,000 10th में आपके लिए प्रैक्टिस ही की है। प्रैक्टिस 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 इज ऑल दैट यू नीड टू नो एंड ऑल दैट यू नीड टू हैव। दिस इज व्हाट इज गोइंग टू सेट योर प्रिपरेशन डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। जितना प्रैक्टिस करोगे उतने आंसर राइटिंग की स्किल, आपका क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका वो इवॉल्व होता जाएगा, बेहतर होता जाएगा और आपके स्कोर्स बूस्ट होते जाएंगे। ठीक है। और प्राइस पॉइंट ये देख लो, 499 पर मंथ है। इसके ऊपर डिस्काउंट अलग, आपके अलग अलग डिस्काउंट्स के लिए आपको थोड़ा सा जो है ऑन योर टोज रहना पड़ेगा, कभी कभी चेक करते रहो। अदरवाइज अचीव 15-20 बताया मैंने, अचीव 15 हमेशा ही लगता है इस पे, आप इस पे अचीव 20 ट्राई कर लेना। एंड अगर आपको लगता है नहीं 1 महीने का लेना है, तो दिस इज द कॉस्ट। द बेस्ट पार्ट इज इट इज नॉट दैट यूर बाइंग 10th स्टैंडर्ड की क्लासेस, यूर बाइंग सब्सक्रिप्शन टू द इम्बाइब प्लेटफॉर्म। सो इफ यू हैव एनी सिबलिंग फ्रेंड्स हु आर इन डिफरेंट grades that you want to share the subscription with without paying a single penny extra, इस सिंगल सब्सक्रिप्शन में आप अनलिमिटेड एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हो। एंड आई थिंक इट कम्स विथ ऑल, मतलब ये सारे एप्लीकेशंस जो है ना साथ में आते हैं। आपको लैब एक्सपेरिमेंट्स मिल जाएगा। 12th के 11th के साइंस के स्टूडेंट्स के लिए ये बिल्कुल ब्लिस है, 10th के लिए ब्लिस है। आपके प्रैक्टिकल्स की तैयारी घर बैठे लैब में लगेगा, बैठकर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लर्निंग आउटकम से लाइव क्लासेस कर रहे हैं, डाउट क्लियरिंग हो रही है, सेशन में हो रहा है, उसके अलावा कभी करना है हो रहा है। एंड आई थिंक दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी एंड दिस इज वन ऑफ अ रिवोल्यूशन इन इट्स ओन काइंड, राइट। तो आप जब अपने प्री और पोस्ट क्लास एक्टिविटीज करते हो, यानी कि क्लास के पहले थोड़ा सा रीडिंग मटेरियल पढ़कर आते हो, फिर उसके साथ सेशन अटेंड करते हो, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस जाकर पोस्ट क्लास में करते हो, ये आपके स्कोर में उस टॉपिक के एक रिमार्केबल डिफरेंस लाता है। आप ये टेस्ट खुद लेकर के देख सकते हो अपने परफॉर्मेंस में। तो जैसे मैंने बताया, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड का शेपिंग अप ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी 19th सेंचुरी हम कर रहे हैं, जिसमें लेट 19th सेंचुरी का कोलोनाइजेशन, रिंडरपेस्ट, ये सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं और इम्बाइब लेंस एक बार यूज करके देखो, आपको जो डिफरेंस समझ में आएगा वो आप खुद ही आइडेंटिफाई करो। मैं बताने से मेरे कुछ नहीं होगा, मैं कितना भी बोल दूं उस बात से फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए जी, तो शुरू करते हैं सेशन। हमारे पास 3 सवाल हैं, आपको पता ही है कि हम हमेशा 3 सवालों से शुरू करते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, which of the following besides describes the 3 types of movements or flows within international economic exchanges in the 19th century। अभी रिकैप में भी हमने बात की थी, 3 तरह के फ्लोज मेजरली चल रहे थे। तो कौन सा बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है इन फ्लोज को? कौन से 3 फ्लोज थे जो हो रहे थे यूरोप में इस वक्त? एंड वी विल मूव ऑन टू द आंसर। प्रीटी सिंपल, 3 चीजें थी, गुड्स मूव कर रही थी, लेबर और कैपिटल, एंड ये सब कहीं ना कहीं इंटरडिपेंडेंट थे। लेबर का हालांकि थोड़ा बहुत हम कह सकते हैं कि ब्रेक होता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्या रोल था रेफ्रिजरेटेड शिप्स का 19th सेंचुरी में मीट ट्रेड में? बच्चे यहाँ पे आप दिमाग लगा सकते हो, मैंने ये पढ़ाया नहीं है, मैं अभी पढ़ाऊंगी तो हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो, लेकिन सिंपल सी बात ये है कि भैया अगर रेफ्रिजरेटेड मीट नहीं रही होगी पहले, ठीक है, मतलब रेफ्रिजरेशन नहीं था, तो सामान खराब हो जाता होगा, तो रेफ्रिजरेशन आने से क्या हेल्प होता होगा? शिपिंग कॉस्ट बढ़ गई होगी, मीट की प्राइसेस बढ़ गई, या फिर लाइव एनिमल्स को ज्यादा आराम से हम भेज पा रहे थे, या फिर ट्रांसपोर्टेशन जो है वो इजीली ज्यादा हो पा रहा था, क्योंकि जिंदा जानवरों को भेजने की जगह आप स्लॉटर करके कम कॉस्ट पे अफोर्डेबल तरीके से सामान भेज पा रहे थे यूरोप, या इट हैड लिटिल इम्पैक्ट ऑन मीट ट्रेड एंड कंजम्पशन पैटर्न्स। Devanshu, Prateek, good evening. Hi. Wonderful, wonderful. The correct answer would be enable the transport of slaughtered meat, reducing cost and making meat affordable. ठीक है, next question, last question before we move on forward. How did the technological advances impact the global agriculture economy in 19th century? Made the local food production more efficient, reducing need for imports, had minimal impact, facilitated the transportation of food over long distances, reducing costs and prices, increased the cost of food production and transportation. अब बच्चे देखो, नॉर्मली टेक्नोलॉजी जो आई है वो मीट में हो, रेगुलर फूड में हो, सेम इफेक्ट आएगा पूरी दुनिया में। टेक्नोलॉजी हमेशा हेल्प करेगी, मदद करेगी। तो क्या मदद हुई ये बताना है। पिछले वाले क्वेश्चन से हम काफी ज्यादा समझ सकते हैं वैसे तो कि क्या था, बट आई विल नॉट गिव यू द आंसर पूरा पूरा। इट विल बी अगेन ट्रांसपोर्टेशन बेटर हो गई, लॉन्ग डिस्टेंसेस में कॉस्ट और प्राइस घट गया। देखो टेक्नोलॉजी से क्या हो रहा है, अभी पहले तुम्हें यूएस अगर जाना होता था कितनी मुश्किल बात थी, या एक जगह से दूसरी जगह इंडिया में जाना मुश्किल बात थी। मुश्किल बात इसलिए थी कि टाइम बहुत लगता था, अगर सस्ता ट्रांसपोर्टेशन चाहिए तो फ्लाइट्स वगैरह कम होती थी, टेक्नोलॉजी इतनी इनेबल्ड नहीं थी, तो आप ट्रेन से जाते थे 2 दिन, 1.5 दिन, 1 दिन पूरा 24 आवर्स, 36 आवर्स, 48 आवर्स, 72 आवर्स लगे पड़े हैं हम ट्रेन में बैठे हुए हैं जा रहे, क्योंकि वो अफोर्डेबल था। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ती जाती है ना, उसका डिमांड बढ़ता जाता है, ज्यादा लोग वो करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो उसका कॉस्ट घट रहा है। अब आप कहोगे मैम डिमांड बढ़ रहा है तो फिर कॉस्ट बढ़ना चाहिए, बट बच्चे जब सप्लाई भी बराबर तरीके से हो तो कॉस्ट घटता है। जैसे पहले इंटरनेट प्लान में आपको बता रही हूँ, अभी क्या है 700 रुपीज में 3 महीने तक फुल अनलिमिटेड डेटा के साथ कॉलिंग होती है। मेरा पैक मतलब मैं जो भराती हूँ फोन में, मेरा ऐसे ही रिचार्ज चलता है। देयर वाज अ टाइम जहां पे अगर मुझे 1 GB डेटा पूरे महीने के लिए लेना होता था, व्हेन आई वाज इन स्कूल और कॉलेज एक्चुअली, ठीक है, तो मुझे 1 GB से 2 GB डेटा के लिए अलग से इंटरनेट का रिचार्ज कराना होता था, जो अकेले एक महीने में सिर्फ 2 GB डेटा मिल रहा है, would used to cost me some 200-300 रुपीज। अभी क्या हुआ, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई, इंटरनेट बहुत एक्सेसिबल हो गया, और जियो ने आकर के पूरी मार्केट चेंज कर दी। अब सबके हाथ में फोन है, तो डिमांड इतनी बढ़ गई है कि नंबर ऑफ सप्लाईज को फुलफिल करके अब लोग कम प्राइस में भी अपना इनकम जो है, अपना प्रॉफिट जो है वो निकाल ले रहे। तो अब मेरे पास 200-250 रुपए महीने के लग रहे हैं, लेकिन उसमें मैं कॉलिंग भी कर ले रही हूँ, उसमें मैं मैसेजिंग भी कर ले रही हूँ, उसमें मैं इंटरनेट अनलिमिटेड इंटरनेट भी यूज कर लियो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे रोज के 2 GB अलॉट होते हैं कम से कम, समझ रहे हो, जो पूरे महीने में होते थे इन द सेम प्राइस, एंड दैट यूज्ड टू बी जस्ट फॉर द इंटरनेट टॉप अप। सो दीज आर द चेंजेस द टेक्नोलॉजी ब्रिंग्स इन। जब इतनी फ्लाइट्स फ्रीक्वेंटली फ्लाई करने लग गई, इतने नए तरीके के एयरलाइंस आ गए, बसेस आ गए, टेक्नोलॉजी इजीली एक्सेसिबल हो गई, तो अब लोग जो नॉर्मल लोग भी हैं, मतलब मिडिल क्लास के लोग भी हैं, वो अब फ्लाई कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट। दैट इज व्हाट टेक्नोलॉजी डज टू यू, ब्रिंग्स एवरीथिंग एट अ वेरी वेरी अफोर्डेबल प्राइसेस एंड मेक इट वेरी एक्सेसिबल, राइट। तो कोलोनाइजेशन स्प्रेड हो रहा था वाइल्ड फायर की तरह। मैंने अभी रिकैप में भी आपको बताया था कि लोग क्यों जा रहे थे, ज्यादा पावरफुल बनने के लिए, ज्यादा दूसरी जगह की रिसोर्सेज को यूज करने के लिए। और ये कोलोनाइजेशन आफत की तरह फैली एशिया में और अफ्रीका में भी।
दुनिया ने विटनेस किया एक बहुत बड़ा चेंज, एक बहुत बड़ा शिफ्ट सोसाइटी में, इकोनॉमी में, एनवायरमेंट में। ठीक है, आपने क्लास 9th में अगर पढ़ा हुआ है कि फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कोलोनियलिज्म वाला चैप्टर अगर पढ़ा था, वो आपके स्कूल पे डिपेंड करता है, बट ये चैप्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं कई चीजों को समझने में। तो वहां पे ये दिखाया गया है कि कैसे जो कॉलोनीज बनी हुई थी अलग अलग छोटे देशों में, बड़े देश जाकर के उनके पेड़ों को काट देते थे, जानवरों को हंट कर देते थे, क्योंकि उनके लिए वो फेवरेबल था। पर जो एनवायरमेंट पे असर आया वो आया, और उन देशों ने जो सफर किया वो किया। Anyways, what were these changes and how it happened, what it led to, we'll understand in this session. So let's begin. तो सबसे पहले हमने समझा कि कॉर्न लॉज इंट्रोड्यूस किए गए थे, उनको अबॉलिश कर दिया जाता है, क्योंकि लैंडेड ग्रुप्स की वजह से कॉर्न लॉज को इंट्रोड्यूस किया जाता है। इंडस्ट्रियलिस्ट और अर्बन ड्वेलर्स को प्रॉब्लम होती है, हमने रिकैप में कर लिया। तो अबॉलिश कर दिया जाता है ताकि खाना जो है वो डोमेस्टिकली सस्ता हो सके। अब ये नेचुरली लीड करेगा ब्रिटिश एग्रीकल्चर की एक्सट्रीम डिक्लाइन पे। अब बड़ी बड़ी जमीनें जहां पहले खेती बाड़ी भरी पड़ी होती थी, अब वो बिल्कुल से लिमिटेड हो जाएगी। अनकल्टिवेटेड लैंड, बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड अब आपको हर जगह पे दिखने लगेंगे। कई सारे इंडिविजुअल्स दिखेंगे जो सिटीज की तरफ माइग्रेट करेंगे, क्योंकि बच्चे देखो, गांव में जब आपको नौकरी नहीं मिलती, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हिट कर रही होती है, तो लोग शहरों की तरफ जाते हैं सोचकर कि वहां कुछ ना कुछ जॉब तो मिल जाएगा, कुछ ना कुछ डिमांड तो मिल जाएगा। ठीक है, सिटीज में नहीं हुआ तो लोग दूसरे शहरों में जाने लग गए, दूसरे देशों में जाने लग गए। ठीक है, लेकिन एक चीज जो है वो अब बाकी, मतलब देखो दो साइड है, एक तरफ ये फार्मर्स और लैंडलॉर्ड्स ये सफर कर रहे थे, बट बाकी की जनता जो इंडस्ट्रियलिस्ट थी, जो इंडस्ट्रीज में काम करने वाले लोग थे, हायर इनकम वाले लोग थे, उनकी जिंदगी फूड इंपोर्ट से बहुत बेटर हो गई है। वो बहुत कुछ कंज्यूम करने लग गए, उनके लिए अफोर्डेबल हो गया और लिविंग स्टैंडर्ड और इंप्रूव हो गया। डिमांड के साथ जब सप्लाई अफोर्डेबल बना तो वो और डिमांड की इंक्रीज को बढ़ा देता है। देखो मैंने यही बोला, जब सप्लाई शॉर्टेज है तब सामान महंगा मिलता है, बट जब सप्लाई ज्यादा है और डिमांड भी ज्यादा है तो कंजम्पशन और बढ़ता है। डिमांड जब सप्लाई उसको जब फुलफिल करता जाता है तो सप्लायर्स भी और बहुत ज्यादा अर्न करते हैं। ईस्टर्न यूरोप, रशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे लोगों ने क्या किया, इन सारे लोगों ने अपनी जमीनों को खाली करना शुरू कर दिया, सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन की डिमांड को पूरा करने के लिए। इतना डिमांड आ रहा था इतने सारे लोगों के लिए, वो सारा खाना बाहर से मंगा रहे थे और ये सारा डिमांड बाकी के देश पूरा कर रहे थे। ठीक है, ये याद रखना। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात ये होगी कि ग्लोबल एग्रीकल्चर और इकोनॉमी 1890 में कैसे बिल्ड होता है। तो जैसे फूड प्राइसेस घटी, पूरी दुनिया में डिमांड बढ़ा, लैंड्स को क्लियर किया गया, फूड प्रोडक्शन जो है ब्रिटिश की डिमांड को, ब्रिटिश के कॉलोनीज को की डिमांड को भरने के लिए बनने लग गई। ठीक है, अब ऐसा देखा जाता है कि सिर्फ लैंड क्लियर करके हमने एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया वाज नॉट एनफ, इट रिक्वायर्ड मोर, इट नीडेड मोर। अब इसी के साथ रेलवेज की इन्वेंशन हो जाती है, रेलगाड़ी आ जाती है जो एग्रीकल्चर को बहुत ही अमेजिंगली बढ़ाती है और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को भी एक बहुत बड़ा पुश देती है। क्यों बच्चे, रॉ मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन से लेकर के मैन्युफैक्चर्ड गुड के ट्रांसपोर्टेशन की जो आसानी थी वो अब बहुत मतलब जो एक्सेसिबिलिटी थी वो अब बहुत आसानी से बढ़ गई। मतलब आप समझो कि अगर बाहर किसी देश से सामान आया तो वो कैसे आएगा, शिप से आएगा। ठीक है, तो पोर्ट के पास कहीं पे, अब पोर्ट से तुम्हें शहर तक ले जाना है उन ग्रेन्स को बेचने के लिए, फूड आइटम्स को बेचने के लिए, तुम कैसे करोगे, डिफिकल्ट हो सकता है थोड़ा। लेकिन अब तुमने वहां पे रेलवे स्टेशन बना दिया, या फिर ये जो गुड्स आ रहे हैं रॉ मटेरियल की तरह काम करेंगे कुछ इंडस्ट्रीज, उन इंडस्ट्रीज तक हम कैसे पहुंचाएंगे। तो पोर्ट्स के पास रेलवे स्टेशन बनाए जाने लग गए, पोर्ट से सामान उतरता था कम दामों में। अब ट्रैवल का कॉस्ट, इतने सारे सामानों को देश में अलग अलग पहुंचाना बहुत मुश्किल था। पोर्ट से, शिप से सामान उतरा, सी से आया, काफी अफोर्डेबल पड़ा, सी से सामान सीधा रेलगाड़ी में भरा, रेलगाड़ी से पूरे देश में उसको सर्कुलेट कर दिया, इंडस्ट्रीज में जहां पहुंचानी है इंडस्ट्रीज में, मार्केट में जहां पहुंचाना है मार्केट में। और लिंक जो बन गया इंडस्ट्रीज का मार्केट से और इन सब का पोर्ट से, ये नए हार्बर्स बनने लग गए, ओल्ड जो आपके थे वो और एक्सपैंड होने लग गए, नए नए शिप्स बनने लग गए और ज्यादा कार्गोस फ्लो करने लग गए। यानी कि टेक्नोलॉजी ने और पुश कर दिया डिमांड भी बढ़ाने में और सप्लाई भी बढ़ाने में। ठीक है, अब लोग जो हैं वो सारे लोग यहाँ पे बाकी देशों में, बाकी जगहों पे, दे हैड टू सेटल ऑन द लैंड्स। जो आते थे अंडर कल्टिवेशन वो आराम से खुशी खुशी अपना जी रहे हैं, सब लोग रेलवे से अपना ये कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि इंडस्ट्रीज जहां बढ़ रही हैं,
वहां पे सेटलमेंट्स बनेंगे। हम कहते हैं ना इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन गो हैंड इन हैंड। व्हाई डू दे गो हैंड इन हैंड? इंडस्ट्रीज बनती है, इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए लोग आते हैं, लोग आते हैं धीरे धीरे अपने फैमिली को लाते हैं। अब फैमिली बहुत सारी, अब एक इंडस्ट्री में 500 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, और ऐसी कई सारी इंडस्ट्रीज एक जगह पे सेट होती है, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री जिसको जो एक ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए होता है जहां पे वो अच्छे से अपना मैन्युफैक्चरिंग कर सके, वो एक पर्टिकुलर जगह पे मिलती है कि इलेक्ट्रिसिटी भी अच्छा मिल रहा है, लेबर का फ्लो भी अच्छा हो जा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन यहाँ से पोर्ट पास है, रेलवे स्टेशन पास है, रॉ मटेरियल पास में मिलेगा। तो ऐसे कुछ जगहों पे आप देखोगे कि हमेशा हब बनता है, कि एक शहर जो है वो टेक्सटाइल का हब बन गया। नॉर्मली आपको लगेगा कि भैया एक टेक्सटाइल की फैक्ट्री है तो मैं अपनी टेक्सटाइल की फैक्ट्री दूसरी जगह खोलूं, लेकिन बच्चे वहां पे आपको कंडीशन उतने अच्छे नहीं मिलेंगे जिसमें आप ब्लूम कर सको। तो जहां पे कंडीशन अच्छे होते हैं वहां पे मल्टीपल फैक्ट्रीज आ जाती है। मल्टीपल फैक्ट्रीज आएंगी तो मल्टीपल फैक्ट्रीज में काम करने के लिए 100, 500, 1000 लोग आएंगे। इतने सारे लोग आएंगे तो अब यहाँ पे एक नई सेटलमेंट बनने लग जाएगी। अब इनको स्कूल्स, रोड्स, कॉलेजेस, मार्केट सब चाहिए होगा, तो ये सारी चीजें डेवलप होने लग जाती है। और ऐसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ एक अर्बन सेटअप डेवलप होता है और अर्बनाइजेशन होती है। तो ये जो लोगों ने जगह छोड़ी थी, ठीक है, कल्टिवेशन वगैरह नहीं हो रही थी, अब ये हो रहा था। अब क्या होने लग गया? इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्रोथ, नए कार्गोस, नए इंडस्ट्रियलाइजेशन, नए एम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब ये था नई बिल्डिंग्स, नए सेटलमेंट्स, ठीक है। अब इसकी वजह से आपको नए सेटलमेंट्स जब बन रहे हैं, आपको और लेबर चाहिए, आपको और पैसे चाहिए सेटलमेंट बनाने के लिए, लेबर को एम्प्लॉय करने के लिए। वो लेबर के लिए जो घर बन रहा है उसको बनाने के लिए उस घर को और लेबर चाहिए। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, इंडस्ट्रीज में 500 लोग काम कर रहे हैं, उन 500 लोगों को घर चाहिए, पर उन 500 लोगों के लिए घर बनाने के लिए हमको और लेबर चाहिए। तो इट वाज ऑल कनेक्टेड, ठीक है। कैपिटल जो है वो आपका पूरा फ्लो, पैसा इधर से उधर हर जगह फ्लो करने लग गया, बिल्कुल आराम से सिंक में, ठीक है। लंदन जैसे देश मतलब जगहों पे खास करके जहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत पीक पे थी, लेबर की डिमांड जो है वो बढ़ने लग गई। जहां पे अभी लोग अनएम्प्लॉयड बैठे थे, अब लेबर की शॉर्टेजेस होने लग गई। अमेरिका में क्यों शॉर्टेज हो रही है? वहां पे एग्रीकल्चरल लैंड पे काम करने के लिए, प्लांटेशन में काम करने के लिए लोग चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, तो ये लोग जिनको गांव में अब इतने सारे अनएम्प्लॉयड बैठे थे, शहर में आए, शहर में अपने देश में काम नहीं मिला तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे सारे जगहों पे जाकर वो काम करने लगे। और दिस लेड टू लॉट ऑफ माइग्रेशन, इतना ज्यादा कि कुछ 50 मिलियन लोग, 50 मिलियन कहने का मतलब है कि 5 करोड़ लोग, राइट? 5 करोड़ हो गया ना, 1 मिलियन इज 10 लाख, 10 मिलियन इज 1 करोड़, हाँ 5 करोड़ लोग, 5 करोड़ लोग माइग्रेट करते हैं भाई, यूरोप से अमेरिका जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं 19th सेंचुरी में, टू इंप्रूव देयर वर्क कंडीशन, टू गेट एम्प्लॉयमेंट, टू बी इन अ बेटर प्लेस। और पूरी दुनिया में देखा जाता है कि कुछ 150 मिलियन यानी कि 15 करोड़ लोगों को नोटिस किया गया है कि अपने घरों को छोड़ करके या तो वो अपने देश में गांव से शहर चले गए, या तो वो एक देश से दूसरे देश चले गए, या बड़े बड़े डिस्टेंसेस को क्रॉस करके यूरोप से ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ऐसी सारी जगहों पे चले गए। तो 1890 के दौरान में हम ये देखते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमी में बहुत बड़े बड़े शिफ्ट्स आ गए हैं। तो विल टॉक अबाउट इट फर्दर अहेड, बट लेट्स क्विकली फर्स्ट आंसर दिस क्वेश्चन दैट abolition of corn laws in Britain, what did it lead to? Greater prosperity among the peasants, increased availability of food and grains, influx of workers from other countries of Britain, or none of the above? And we'll look at the answer now. It will be none of the above. देखो बच्चे, देखो कॉर्न लॉस से ना खाना बढ़ा, खाना बाहर से आने लग गया, सस्ता आने लग गया। हम ये नहीं कह सकते कि फूड ग्रेन्स की अवेलेबिलिटी बढ़ गई। ज्यादातर लोगों को ये लग रहा होगा। प्रॉस्पेरिटी पेजेंट्स में तो बिल्कुल नहीं आई, पेजेंट्स तो बेचारे अनएम्प्लॉयड, उनकी तो जमीन खाली पड़ी थी। वर्कर्स ब्रिटेन में बढ़ नहीं रहे थे, ब्रिटेन से वर्कर्स दूसरे जगहों पर जा रहे थे, इसीलिए नन ऑफ द अबव है। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। तो ब्रिटेन के डिसीजन से हमें ये समझ आता है ट्रेड बढ़ेगा, फूड ग्रेन्स बिल्कुल बढ़ेंगे, ठीक है,
लेकिन नीड बढ़ेगी। फूड ग्रेन्स एकदम से आप देखोगे कि भरे पड़े, ऐसा नहीं है, लोग ज्यादा खरीदने लग गए। सो पार्शियली दैट आंसर इज करेक्ट बट एग्जैक्टली नॉट सो मच। तो 1890 के अराउंड हम देखते हैं कि विद ऑल ऑफ दीज चेंजेस अ ह्यूज शिफ्ट हैपेंस इन द ग्लोबल एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। एक नई तरीके की सिस्टम जो है डेवलप हो गई थी, और एग्रीकल्चरली बहुत एक्सचेंज हो रहा था, इकोनॉमी बहुत कॉम्प्लेक्स डेवलप हो रही थी, लोग इधर उधर मूव कर रहे थे, और इसके साथ और भी नए कॉम्प्लेक्स चेंजेस आ रहे थे, जैसे कि लेबर का मूवमेंट पैटर्न चेंज हो रहा था, मनी का फ्लोइंग पैटर्न चेंज हो रहा था, आपकी टेक्नोलॉजी बदल रही थी, और एनवायरमेंट चेंज हो रहा था। ये याद रखना है, 1890 में ग्लोबल एग्रीकल्चर जो है वो एक नई इकोनॉमी को डेवलप करता है। अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो रही है पैरेलली बाय द वे, बट एग्रीकल्चर आल्सो प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। उसमें लेबर का फ्लो चेंज हो रहा है, उसमें कैपिटल का फ्लो चेंज हो रहा है, उसमें इकोलॉजी चेंज हो रही है, उसमें टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, सब कुछ चेंज हो रहा है। अब देखो एक और बात याद रखना, ये जो एग्रीकल्चरल चेंजेस हम बात कर रहे हैं, ये नॉर्मल गेहूं, चावल, दाल, आलू, इनकी बात नहीं कर रहे हैं। इट्स नॉट जस्ट wheat, rice and potatoes and these things are being grown. Expensive crops are also being grown, like tea is being grown, coffee is being cultivated, sugar cane, ठीक है, ये सारी चीजें जो बहुत ज्यादा डिमांड में है, इंडिगो, ये सारी चीजें आपने पहले भी पढ़ी हुई है, क्लास 8 में भी देखा है, क्लास 10 के नेशनलिज्म इन इंडिया में भी देखा है। प्लांटेशंस जो बनते थे ना कॉलोनीज के, वो क्या होते थे, उनमें भी बहुत ज्यादा डिमांड रहती थी लेबर की, तो वो भी तो एग्रीकल्चर ही हुआ। ऐसे सारी चीजों की कल्टीवेशन में अब बहुत ज्यादा लोग आने लग गए थे, ये कैश क्रॉप्स बन गए थे जो पूरी दुनिया में बहुत डिमांड में थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से बहुत डिमांड में थे, ठीक है। तो आपका फूड जो है वो हमें समझ आ गया कि खाने की अगर स्पेसिफिकली बात करें, क्योंकि हम ग्लोबलाइजेशन की बात करें, तो लोगों का खाना पहले जहां बगल के गांव से या मतलब देश के किसी एक गांव से आता था, अब वो वहां से पास के गांव शहर वहां से नहीं आ रहा था। इट वॉज नॉट कमिंग फ्रॉम एनी नियर बाय विलेज और एनी प्लेस, इट वॉज कमिंग फ्रॉम डिफरेंट नेशन, ओवरसीज, माइल्स एंड किलोमीटर्स अवे, ठीक है। कहीं पे कोई पेजेंट जो है अपनी जमीन में टिलिंग करके, खेती करके, उसकी जुताई करके निकाल रहा है अपने ही देश में, ऐसा नेसेसरली नहीं हो रहा था, ठीक है। अब क्या हो रहा था, अब हम देख रहे थे कि लार्ज फार्म्स पे, बड़े बड़े फार्म्स पे बहुत सारे अलग अलग ओरिजिन के कई सारे वर्कर्स आकर के अब वहां पे काम कर रहे थे, जहां इनफैक्ट बड़ी बड़ी जमीनों को खाली किया जाता था, जहां पे फॉरेस्ट एग्जिस्ट किया करता था। इसीलिए हम कह रहे हैं कि इकोलॉजिकल डिफरेंसेस भी आए हैं, बिकॉज जहां पे अदरवाइज आपको पहले फॉरेस्ट मिलता था, उसमें क्या होने लग गया, उसमें फॉरेस्ट को क्लीन करके उनको कल्टिवेबल लैंड पे अब चेंज किया जा रहा था। इकोलॉजी का मतलब क्या होता है, जो हमारा रिलेशन होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का उनके एनवायरमेंट के साथ, कैसा उनका फिजिकल जोग्राफिकल एनवायरमेंट है, उनके बाकी प्लांट्स एनिमल्स के साथ क्या रिलेशन है। तो पहले हमारा रिलेशन ये था कि जंगल अपनी जगह, हम अपनी जगह। अब हमारा रिलेशन कैसा बन रहा था, अब हमारा रिलेशन ऐसा बन रहा था कि जंगलों को साफ करके इनको कल्टिवेबल लैंड में चेंज करो। और उसके पीछे कॉलोनाइजर्स की एक और पर्पस थी कि हमारा टैक्स कैसे वसूल होगा, जंगल हमको टैक्स नहीं देता है, जंगल को हटाकर इसको कल्टिवेबल लैंड में चेंज करेंगे तो लोग जो उस पे काम कर रहे हैं वो टैक्स देंगे। कॉलोनाइज जगह पे ये प्रॉब्लम थी, बट द मेजर आइडिया वाज ये एवर इंक्रीजिंग डिमांड को मीट करते रहना। जहां पे हजारों साल जनरेशंस पहले आपको सिर्फ जंगल भरे मिलते थे, वहां पे अब आपको लोग भरे मिलेंगे जो कल्टीवेट कर रहे होंगे उस लैंड को, फार्मर की तरह अलग अलग देशों से आकर काम कर रहे होंगे। और ये सारा खाना जो निकल रहा था ये रेलवे से, जो इसी पर्पस से मेजरली बिल्ड किया गया था और ग्रो कराया जा रहा था, भेजा जाता था पोर्ट्स तक, पोर्ट्स से शिप्स में डाला जाता था और शिप से दूसरे जगहों पर भेजा जाता था जहां पे उसकी जरूरत होती थी, ठीक है। तो आपका जो सदर्न यूरोप हो गया, एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, कैरिबियन हो गया, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, इन सारे जगहों पे हम देख रहे हैं, पंजाब के बारे में हम थोड़े 1 मिनट में बात करेंगे, मैं एक बार वो देख लूं कि हाँ। तो एग्रीकल्चरल वर्क जो है वो अब लार्ज फार्म्स में शिफ्ट होता है विथ माइग्रेंट वर्कर्स। तो आप ये देखोगे कि एक नया जनरेशन बिल्ट हुआ है इस वक्त, ठीक है, जहां पे ये सारा काम मैनुअल लेबर डिकेड्स फुल ऑफ लो पेड वर्कर्स से कराया जाया रहा होगा, जो आपके यूरोप से, एशिया से, अफ्रीका से आए होंगे और अमेरिका में, कैरिबियन में,
और यूरोप में काम कर रहे होंगे, ठीक है। और ये सेम चीज हमें इंडिया में भी देखने को मिलती है। इंडिया में भी ये असर, ये ड्रास्टिक चेंजेस जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि कुछ सिमिलर ड्रामेटिक चेंजेस की जैसे हम बात कर रहे हैं, हमें इंडिया में मिलेगी, हालांकि रिलेटिवली थोड़े छोटे स्केल पे मिलेगी कंपेयर टू अदर कंट्रीज विच वर ऑपरेटिंग एट अ मच लार्जर स्केल। लेकिन जैसे पंजाब के पास ये चेंजेस हम इंडिया में भी देखते हैं। यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या कर दिया था, इस आपके कल्टीवेशन को प्रमोट करने के लिए, लोगों को और ज्यादा इसमें इंडल्ज करने के लिए, व्हाट दे हैड स्टार्टेड डूइंग वाज दे हैड स्टार्टेड बिल्डिंग दीज इरिगेशन चैनल्स एंड कैनाल्स, ठीक है। कैनल्स बिल्ड कर रहे थे इरिगेशन के लिए, ताकि पंजाब का जो एरिया हो गया या जो हमारा वेस्टर्न पोर्शन है, थोड़ा राजस्थान वाला पोर्शन है, पंजाब का भी एक एरिया है, पाकिस्तान में भी चला गया वैसे तो, जो थोड़ा एरिड था, गुजरात का एरिया था जो थोड़ा सा ड्राई होता है, ये सारे जगहों पर हम, बट स्पेसिफिकली पंजाब वाले एरिया में बात करें जो थोड़े से सेमी डेजर्ट जैसे एरियाज थे, वो जमीनें थी जिनका यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा था। तो इन्होंने यहाँ पे इरिगेशन के चैनल्स बना दिए कि भैया तुम्हारे पास पानी रहेगा, नेचुरली पानी नहीं आ रहा है तो क्या हुआ, अब इन लैंड को फर्टाइल बनाओ, पानी डालो इसमें, ताकि इसमें हम वीट ग्रो कर सके, कॉटन ग्रो कर सके, और इसको हम एक्सपोर्ट करेंगे, इससे हम पैसे बनाएंगे। और इन्हें हम कैनल कॉलोनीज के नाम से जानते हैं। कैनल कॉलोनीज का मतलब कनाल कॉलोनीज या कैनल कॉलोनीज जैसे भी बोल लो, इसका मतलब क्या हो गया, ये वो एरियाज थे बच्चे जहां पे नए कनाल्स बनाए गए थे, जो ब्रिटिशर्स ने बनाए गए थे, और फिर दूसरे दूसरे जगहों से पंजाब के, देश के लोगों को, फार्मर्स को बुलाया जा रहा था कि आओ यहाँ सेटल डाउन करो। ये वो एरिया है जहां पे पहले कोई कल्टिवेशन नहीं करता था, लेकिन अब आपके पास जो इरिगेशन फैसिलिटीज की वजह से फर्टिलिटी आ गई है लैंड में, तो आप यहाँ पे भर भर के आप क्या कर सकते हो, कल्टिवेशन कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें वीट एक फूड का म्योर एग्जाम्पल है। आप कॉटन कल्टीवेशन में जो हर जगह के आपके टेक्सटाइल के इंडस्ट्री के डिमांड को पूरी कर रहा था, मैनचेस्टर में डिमांड को पूरी कर रहा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन की डिमांड को पूरी कर रहा था, रबर के कल्टीवेशन को देख सकते हो। ऐसे कई सारे गुड्स जो हैं हम देखते हैं वो बिटवीन 1820 टू 1914। 1914 क्यों, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो है पूरी फिर से डेमोग्राफी चेंज होगी, फिर से जो आपका प्रोडक्शन हाउसेज है वो डिफरेंट हो जाएंगे। जो लोग वॉर में जूझ रहे थे वो आप कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करेंगे, बाकी के देश जो वॉर में नहीं थे, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, ये अब उनकी जगह लेंगे प्रोडक्शन में। बट एनीवेज कमिंग बैक 1940 तक हम देखते हैं कि जो वर्ल्ड ट्रेड का एस्टिमेट है वो 25 से 40 गुना बढ़ गया था। यानी कि वी वर मैन्युफैक्चरिंग लेट्स से 1000 products earlier, we had started manufacturing 25,000 to 40,000 products and some 60% जो आपकी ट्रेड कंपनीज हैं बच्चे, वो एग्रीकल्चर से एसोसिएटेड थी, प्राइमरी प्रोडक्ट से एसोसिएटेड थी, जो खाने से रिलेटेड सामान बना रही थी, कॉटन से रिलेटेड, आपका मिनरल से रिलेटेड, कोल, आयरन, रबर, इन सारी चीजों से रिलेटेड सामान बना रही थी, ठीक है। अब इसमें टेक्नोलॉजी ने क्या रोल प्ले किया, ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। इस पूरे आप समेशन से अगर अगर आप इस पूरे सिनेरियो से रेलवेज को निकाल देते हो तो ये पूरी ट्रांसपोर्टेशन कितनी डिफिकल्ट हो जाएगी, आप खुद ही सोचो, है ना, कितना लोड आ जाएगा। ये रेलवेज के आने से पोर्ट्स कनेक्ट हो जाते हैं, अलग अलग कंट्रीज और बेटर कनेक्ट हो जाती हैं, बड़ा बड़ा कार्गो, बड़ी बड़ी कंसाइनमेंट्स जो हैं वो एक्सचेंज होने लग जाती हैं। सो टेक्नोलॉजी, आप रेलवेज की बात करो, स्टीम वाली शिप्स की बात करो, टेलीग्राफ कम्युनिकेशन की बात करो, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में हमने पढ़ा है ना कि टर्शरी सेक्टर ने बहुत लोगों की जिंदगी बदली है। ये बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड कर करके ये नए इन्वेंशंस के साथ हमने वो मुकाम अचीव किया 19th सेंचुरी तक जिसके बारे में पूरी दुनिया ने कभी सोचा भी नहीं होगा। और ये सारे चेंजेस एक्चुअली मल्टीपल चीजों का रिजल्ट था। ये जो इतनी इंटीग्रेशन हो रही थी दुनिया की, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, ठीक है, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंप्लीमेंट कर रही थी, पुश कर रही थी इन चेंजेस के लिए। जैसे बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, कोलोनाइजेशन जो है उसकी वजह से लोगों को ये लगने लग गया कि भैया यहाँ पे इतने सारे रिसोर्सेस को हम अपने देश कैसे भेजें, तो इनको नई इन्वेस्टमेंट चाहिए थी, इनको बेटर इंप्रूव्ड ट्रांसपोर्टेशन चाहिए थी जो फास्ट हो सके, जो लाइटर हो सके, जो वेट ज्यादा कैरी कर सके, जो अफोर्डेबल हो, बड़े बड़े शिप्स हो, जो कॉस्ट कट डाउन करे और प्रॉफिट को बढ़ाए और टाइम को रिड्यूस करे और जल्दी से सामान पहुंचाए। तो इन सारी चीजों की वो कहते हैं ना कि
नीड इज द मदर ऑफ नेसेसिटी एंड नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। अब ये नेसेसिटी बन गई थी लोगों के लिए कि भैया हमको दो नया सामान, हमें जल्दी चाहिए, हमें बेटर ट्रांसपोर्टेशन दो, तुम फास्ट नहीं करोगे तो हमें बहुत दिक्कत आएगी। एंड विद दीज आइडियाज वी सी अ लॉट ऑफ इंप्रूव ट्रांसपोर्टेशन एंड होल दिस सिस्टम हैपनिंग। अब यहाँ पे एक नई आपकी इजाद होगी, एक नया डेवलपमेंट होगा, वो है मीट का। अब आप देखो क्या होता था बच्चे, यूरोप में नेचुरली जो है मीट का कंजम्पशन बहुत ज्यादा कम होता था, क्योंकि वहां पे जानवर नहीं मिलते थे, वो अलग अलग जगह से अमेरिका से जैसे भेजे जाते थे। अब अमेरिका से भेजे जाते थे तो अब प्रॉब्लम क्या है कि ट्रेड जो ये कनेक्शन होता था 1870s 1850s 1870s की अगर बात कर लो, तो जानवरों को जिंदा शिप्स में चढ़ाया जाता था और अमेरिका से यूरोप भेजा जाता था। फिर यूरोप में जब ये जानवर आते थे तब वहां पे स्लॉटर किया जाता था उनको और फिर उनकी मीट को बेचा जाता था। एंड नाउ दीज आर द नेशंस अमेरिका यूरोप जिनका कंजम्पशन ऑफ मीट हैज ऑलवेज बीन वेरी वेरी हाई। ठीक है, अब उसके लिए जोग्राफिकल रीजन, कल्चरल रीजन, जिसको भी रिस्पॉन्सिबल मान लो, बट दिस इज व्हाट इट इज। अब इसको एग्जाम्पल की तरह देखना, अगर आप वेजिटेरियन हो, आपको ये आइडिया अच्छा नहीं लगता है, तो आई अंडरस्टैंड इट विल मेक यू अनकंफर्टेबल, बट अंडरस्टैंड इट एज एन एग्जाम्पल ऑफ अ ट्रेड। क्यों जिंदा जानवरों को बेच रहे थे, काट कर ही क्यों नहीं भेज दे रहे थे? क्योंकि मतलब समझने की बात है, शिप में आप जिंदा जानवरों को चढ़ाओगे तो उनको 3 महीने, एक तो वॉयजेस बड़े होते हैं, ठीक है, शिप्स इतनी फास्ट पहले नहीं होती थी और स्लो होती हैं। आज भी शिप्स पे सामान जो जाती हैं वो स्लो होती हैं, ठीक है, एयरप्लेन की तरफ फास्ट फट से पहुंच गए ऐसा नहीं होता। अब वो फ्लाइट्स में अगर जानवर को पहुंचाते तो कम जानवर जा पाते, फ्लाइट उतना भार नहीं उठा पाता और महंगा अलग पड़ता, तो यूरोप को खरीदने में भी महंगाई बढ़ती और मीट बेचने में भी महंगा पड़ता। हालांकि 1870s के अराउंड मीट जो यूरोप में बहुत महंगा बिक रहा था, क्योंकि अवेलेबिलिटी कम थी, सप्लाई कम था और डिमांड थी बराबर। तो जो रिच लोग थे, जिनके पास थोड़े पैसे थे, वही अफोर्ड कर पाते थे। क्या रीजन हो रहा था कि अमेरिका से अगर काट कर भेजते तो उसमें रेफ्रिजरेशन का कॉन्सेप्ट नहीं था। उतने दिनों में शिप्स में अगर भरकर जाते, फॉर दैट मैटर अगर फ्लाइट्स में भी भरकर जाते, तो बच्चे उतने घंटों में वो मीट जो है वो खराब हो जाता, ठीक है, बाय द टाइम इट वुड हैव बीन सोल्ड टू द कंज्यूमर इट वुड हैव गॉट रॉटन, ठीक है, खराब हो जाता। तो इन्होंने कहा ठीक है, हम जानवरों को ही चढ़ा देते। अब ये जानवर बेचारे शिप में, एक तो जगह बहुत, मतलब एक एक जानवर पे कितनी जगह लगती थी, तो नंबर ऑफ एनिमल्स दैट वर एबल टू गेट ऑन इट ऑन द शिप वर लेस। प्लस इस वॉयज के टाइम पे मतलब वो इतना कंजेस्टेड, उस बंद जगह में रहना, महीनों तक दिनों तक ट्रैवल करना, कई लोग खाते नहीं थे तो वो पतले दुबले हो जाते थे, तो मतलब द मीट इज नॉट देयर, राइट। कई बीमार पड़ गए, कई ने वेट लूज कर दिया, कई मर जाते थे, प्लस उनका मेंटेनेंस यूज्ड टू बी वेरी डिफिकल्ट। दिस होल प्रोसेस वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट और ये बहुत एक्सपेंसिव बन जाता था इसकी वजह से। तो जब बाय द टाइम द नंबर ऑफ एनिमल्स दैट वर फाइनली एबल टू मेक इट टू यूरोप यूज्ड टू बी वेरी लेस, इट यूज्ड टू कॉस्ट अ लॉट। जैसे यूरोप ने बोला कि आप 500 गोट्स हमको भेज दो, ठीक है, गोट या कैटल्स हमको भेज दो। इन्होंने 500 चढ़ा दिए। जब तक वो वहां पहुंचे 60-70 मर गए, ठीक है, 50 मर गए मान लो, या 10-20 ही मरे, बट 60-70 जो है उन्होंने वेट लूज कर लिया, कोई बीमार पड़ गया, अनफिट हो गया सेल करने के लिए, स्लॉटर करने के लिए। ओवरऑल 60-70, मतलब 500 के पैसे मैंने दिए, अब मेरे पास तो आ गए हैं, उसमें अमेरिका की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अब मेरे पास जो पर कैटल का कॉस्ट आएगा वो बहुत बढ़ जाता था, ठीक है, जहां मुझे एक अगर 1000 रुपए में मिल रहा है, अब वो मुझे एक का दाम 1500 रुपया पड़ रहा है, प्लस द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग देम एंड एवरीथिंग। तो वो बाय द टाइम आ रहा है, मैं उसका मीट स्लॉटर करके बेच रही हूँ, बहुत महंगा बिकता था। तो सिर्फ जो एक्सपेंसिव खाना अफोर्ड करने वाली लग्जरी सेगमेंट थी वही खा पाती थी। पुअर लोगों के लिए नॉनवेज का कंजम्पशन यूज्ड टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट, उनके बियॉन्ड रीच के बियॉन्ड था, ठीक है। लेकिन जो हाई प्राइसेस थी उसकी वजह से डिमांड और प्रोडक्शन दोनों ही कम रहा, लेकिन लोगों को चाहिए था। अब ये बेचने वाले को भी लॉस लग रहा था, जो ट्रेडर सामान भेज रहा था, और जो ले रहा था उसको भी लॉस लग रहा था। तो इनको बहुत जरूरत थी नई टेक्नोलॉजी की और एक ऐसी चीज की जो मीट को ठंडे में सही रख सके, और तभी आते हैं रेफ्रिजरेशन, रेफ्रिजरेटेड शिप्स, यानी कि शिप्स पे रेफ्रिजरेशन की बड़े बड़े कंटेनर्स जो रेफ्रिजरेटेड होंगे, जिनका टेम्परेचर बहुत कम होगा।
अब जहां उस एक कंटेनर में आप मुश्किल से 10-15 कैटल्स को लोड कर सकते थे, अब जब आप उनको स्लॉटर करके मीट लोड कर रहे हो तो वो 10 कैटल 15 कैटल की जगह अब 25 30 40 कैटल्स का मीट उसमें चला जा रहा है। यानी कि टाइम उतना ही, ठीक है, एक्सपेंसेस इनफैक्ट कम, लॉस जो है वो खत्म, और अब उसी वक्त में उतना मतलब 15 की जगह जिसमें कितनी बीमार पड़ेंगे क्या होगा वो सब हटा करके अब आपके पास 40 जानवरों का मीट पहुंच जा रहा है उसी समय में, कम टाइम में, उतनी सी जगह पे। यानी कि जो पेरिशेबिलिटी है, जो फूड का जो फैक्टर है, जो खाना खराब हो जाएगा, जो सड़ जाएगा, जो लॉन्ग डिस्टेंसेस में नहीं सस्टेन करेगा, वो रेफ्रिजरेटेड शिप्स ने एलिमिनेट कर दिया। तो अब जानवरों को आराम से स्टार्टिंग पॉइंट पे, चाहे वो अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, जहां भी हो, एशिया हो, वहां पे ही फ्रोजन मीट के फॉर्म में यूरोप को भेजा जाने लग गया। शिपिंग कॉस्ट्स घट गए, मीट प्राइसेस, मेंटेनेंस कॉस्ट घट गया, लॉस कर्व हो गया, और जो यूरोप में अब पुअर पहले अफोर्ड नहीं कर पाते थे, अब क्योंकि मीट का दाम घट जाता है, कई सारे अफोर्डेबल खाना भी मिलने लगता है, अब उनके पास वेरीड डाइट और बेटर डाइट आ जाती है, उनकी लिविंग स्टैंडर्ड भी बेहतर होने लग जाती है, ठीक है। तो पहले क्या था, पहले बेचारे जो पुअर पेजेंट्स थे या जो भी थे वो वही ब्रेड, आलू, जिससे ना उनकी प्रॉपर न्यूट्रिशन पूरी होती थी, ना वेरिएशन आता था खाने में, उसमें जुझे रहते थे। अब उनके पास जो है मीट, बटर, एग्स, ये सारी चीजें जो जानवरों से रिलेटेड होती है खाने में वेरिएशन, वो आने लग गई, जो उनके लिविंग कंडीशंस को बेटर करती हैं, सोशल पीस लाती हैं, ठीक है। और ऑफ कोर्स इंपीरियलिज्म जो अब्रॉड में सपोर्ट हो रहा था वो तो हो ही रहा था, ठीक है। तो ये कहानी है अब तक जो हमें समझ आई रेफ्रिजरेशन के हेल्प से जो हो जाती है, ये रोल ऑफ टेक्नोलॉजी है, जहां पे हमें दिखता है कि कैसे क्वालिटी ऑफ लाइफ को लोगों की अफेक्ट कर रही थी। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को आंसर कर दो। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट डिड नॉट ट्रांसफॉर्म द 19th सेंचुरी वर्ल्ड, ट्रू और फॉल्स? सो गाइस दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, वेरी सिंपल, इट डिड ट्रांसफॉर्म। अभी हमने इतना बड़ा एग्जाम्पल देखा है, हमें समझ आया, ठीक है। तो एक छोटा सा सेक्शन करके हम इस सेशन को खत्म करते हैं, which is the changes which were being now brought in the late 19th century with the colonialism and Africa का introduction। देखो बेटा, कोलोनाइजेशन जो है, मतलब ये जो ट्रेड फ्लरिश हो रहा है, मार्केट्स एक्सपैंड हो रही हैं, टेक्नोलॉजी आ रही है, ठीक है, और जितना टेक्नोलॉजी आ रहा है उससे उतनी ही प्रॉस्पेरिटी आ रही है, उतनी ही रिचनेस बढ़ रही है इन द वर्ल्ड इन जनरल। तो ये बहुत सारे एडवांसमेंट्स, बहुत सारे एडवांटेजेस लेकर के आ रहा था, ठीक है। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि हर एक चीज जो सोना जो चमकती है वो सोना नहीं होती है, या किसी के लिए सोना हो सकती है, हर किसी के लिए नहीं होती। जहां पे कुछ कंट्रीज प्रॉस्परस हो रहे थे, बढ़ रहे थे, यूरोपियंस फार्मर्स या जिनकी जिंदगी बदल रही थी, वहीं पे कुछ लोगों की जिंदगी और डिफिकल्ट हो रही थी और मुश्किल होती जा रही थी। कई सारे हिस्सों में दुनिया के ये एक्सपैंशन जो हो रहा था, इसको लोग और बढ़ाना चाहते थे और दूसरे देशों में एज अ रिजल्ट ऑफ विच घुसने लग गए, ठीक है। अब ये जो क्लोज रिलेशन बन जा रहा है ट्रेड की वजह से, ठीक है, जहां पे हर एक देश आपस में इंटरकनेक्टेड हो जा रहा है, उसमें कुछ ही देश है जो पावरफुल है और जो ज्यादा प्रॉस्परस है, वो डोमिनेट कर रहे हैं बाकी कंट्रीज पे, और उन बाकी कंट्रीज की फ्रीडम, लाइवलीहुड, सब चीजों को स्टील कर रहे हैं, उनकी प्रॉस्पेरिटी को स्टील करके अपना बना रहे हैं, उनके फ्रीडम को कर्ब कर रहे हैं, उनको डोमिनेट कर रहे हैं। और ये हमें बहुत ज्यादा स्ट्रांगली और सिग्निफिकेंटली इंडिया में देखने को मिलता है। एक एग्जाम्पल जो हम जी चुके हैं हमारे पास में, बट लेट 19th सेंचुरी में यूरोपियन कॉन्क्वेस्ट से जो एक बहुत पेनफुल एक्सपीरियंस इंस्टिल होता है वो हम देखते हैं अफ्रीका में, चाहे वो इकोनॉमिक चेंजेस के साथ हो, सोशल चेंजेस के साथ हो, इकोलॉजिकल चेंजेस के साथ हो, कैसे भी देख लो, ठीक है। आपकी किताब में भी अफ्रीका का मैप दिया हुआ है, ठीक है। वहां पे अगर आप जाकर के देखोगे तो आप ये देखोगे कि जो बाउंड्रीज हैं ये कोलोनाइज्ड कंट्रीज की, मतलब वहां पे कॉलोनी बन गई थी अफ्रीका में, ऑब्वियसली अफ्रीका एंटायरली वाज कोलोनाइज्ड, इट वाज रिच ऑफ मिनरल्स, नेचुरल रिसोर्सेज, एनिमल्स एंड डायमंड्स एंड व्हाट नॉट, यू वुड फाइंड एवरीथिंग इन अफ्रीका।
तो आप बॉर्डर देखोगे तो आपको लगेगा कि सीधी सीधी लाइनें खींची हुई, लगेगा स्केल लेकर के किसी ने ड्रॉ कर दिया है, और आपको फनी लगेगा बहुत, क्योंकि नॉर्मली इंडिया देख लो, कोई भी देख लो, बॉर्डर स्टेट का, हम तो स्टेट हम फॉर्म कर रहे हैं, बट हमारे स्टेट की भी बॉर्डर ऐसे ऐसे टेढ़ी मेढ़ी ऊपर नीचे। तो आखिर ये सीधे सीधे रूलर से खींची हुई लाइनों की तरह इतने सिंपल ड्रॉन अप बॉर्डर्स कैसे डिमार्केट कर रहे थे अलग अलग यूरोपियन पावर्स को अफ्रीका में। तो मैं आपको बता दूं 1885 में सारे बड़े यूरोपियन पावर्स जो थे वो बर्लिन में, जर्मनी में मिले थे इस बात को डिस्कस करने के लिए कि अफ्रीका का कौन सा हिस्सा कौन ले जाएगा। सारे यूरोपियन पावर्स अफ्रीका पे कब्जा करना चाहते थे, सबको चाहिए था कि हमें चाहिए अफ्रीका। तो अब आपस में उनकी लड़ाई होता, तो उन्होंने कहा कि ये सारे लड़ाई और झगड़े से बेहतर है कि आओ हम मिलते हैं, बैठते हैं, डिस्कस करते हैं और आपस में बंटवारा कर लेते हैं अफ्रीका का, कि ये यहां से यहाँ इतना स्क्वायर फीट मेरा, यहां से यहाँ इतना स्क्वायर फीट तुम्हारा। तो बर्लिन में 1885 में इन्होंने बैठकर यूरोपियन पावर्स ने डिस्कस किया कि किसके हिस्से में अफ्रीका का क्या जाएगा। ठीक है, ब्रिटेन और फ्रांस ने, जैसे बहुत वास्ट पैस्टलिस्ट वाले चैप्टर में भी हमने ये डिस्कस किया है क्लास 9th के, अगर आपने पढ़ा है तो वो तो पढ़ा ही होगा, वो सिलेबस में था। जैसे ब्रिटेन और फ्रांस ने बहुत बड़े एडिशन किए अपने ओवरसीज टेरिटरीज को में लेट 19th सेंचुरी में अफ्रीका का बड़ा बड़ा हिस्सा लेकर के। बेल्जियम आता है, जर्मनी आता है, ये नए कॉलोनियल पावर्स बनते हैं जो अफ्रीका में अपना हिस्सा ले रहे होते थे। यूएस ने भी इस रेस को ज्वाइन कर लिया लेट 1890s में, जब उन्होंने कुछ कॉलोनीज ले ली जो पहले स्पेन की हुआ करती थी, स्पेनिश हुआ करती थी, और एक डिस्ट्रक्टिव इंपैक्ट कोलोनाइजेशन का पूरी इकोनॉमी पे और लोगों के लाइवलीहुड पे जो है वो बिगिन करता है, जो हम देखेंगे कि कैसे इंपैक्ट होता है। और देखो बच्चे, ये अफ्रीकन्स की लोकल जिंदगी को तबाह कर देंगे, बिल्कुल बिल्कुल स्पॉइल कर देंगे, बिल्कुल परेशान कर देंगे, क्योंकि इनको अपना प्रॉफिट बनाना है। तो यहाँ पे मैं सेशन को पॉज कर रही हूँ कि इस सेशन की मतलब इस चीज की वजह से क्या प्रॉब्लम हुआ। तो सर हेनरी मॉर्टन स्टैनली जो है वो एक जर्नलिस्ट और एक्सप्लोरर थे। उनका मिशन क्या था? लिविंगस्टन को अफ्रीका में ढूंढना। तो इन्होंने क्या किया, वेपन्स और लोकल हंटर्स वॉरियर्स इनकी मदद ली और लोगों को आपस में ही उलझा दिया फाइट्स में, लोकल ट्राइब्स को, और एक्सप्लोर किया अफ्रीका के टेरेन को और मैप किया डिफरेंट डिफरेंट रीजन को, कहाँ पे क्या है, कहाँ पे क्या अच्छा होगा, किस इंपीरियल प्रोजेक्ट के लिए अच्छा होगा। और ऑफ कोर्स ये एक्सप्लोरेशन कोई साइंटिफिक पर्पस के लिए नहीं हो रहा था, बट इंपीरियल एम्बिशन को पूरा करने के लिए हो रहा था। उन्होंने डिसाइड किया, सबको जाकर बताया, और उसके बेसिस पे बाकी कंट्रीज ने अफ्रीका को अपने लिए डिवाइड कर दिया। तो यूरोपियन पावर्स मिले थे कहां पे? 1885 में इनिशिएट करने के लिए प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अफ्रीका। ये आपको बताना है, बर्लिन स्पेन या फिर न्यूयॉर्क। Okay, and the answer would be that they had met in Berlin, है ना? कहाँ मिले थे? बर्लिन में मिले थे। याद रखना, बर्लिन में मिले थे, जर्मनी में, जहां पे इन्होंने डिस्कस किया कि किसको क्या हिस्सा मिलेगा। फ्रांस और ब्रिटेन ने बहुत कुछ किया, यूएस भी इस रेस में बाद में ऐड हो जाता है, और कैसे फिर रिंडरपेस्ट आता है, उसके पीछे की वजह क्या है, ये सारी चीजें हम एक्सप्लोर करेंगे इन द नेक्स्ट सेशन। तो मिलते हैं अगले सेशन में। टिल द नेक्स्ट टाइम गाइस, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। लेट्स क्विकली समराइज व्हाट वी हैव डन। तो हमने शुरू का अर्ली 19th सेंचुरी में देखा क्या चेंजेस आने लगे, रेलवेज की डेवलपमेंट, रेफ्रिजरेशन का डेवलपमेंट, और कैसे 1885 में सारे यूरोपियन पावर्स मिलते हैं, डिवाइड करते हैं अफ्रीका को। बेल्जियम जर्मनी मर्ज करता है नए कॉलोनियल पावर्स की तरह। यूएस भी इस रेस को स्पेन की कॉलोनीज को लेकर के ज्वाइन करता है। रिंडरपेस्ट एक्चुअली एक इन्फेक्शन है जो बहुत फास्ट वाइल्ड फायर की तरह, बिल्कुल फॉरेस्ट फायर की तरह स्प्रेड करेगा अमंग्स द अफ्रीकन कैटल्स। ठीक है, और मर जाएंगे बेचारे सारे, और उनकी पूरी जो लाइवलीहुड है वो मेजरली कैटल्स पे ही डिपेंडेंट होती है। तो वहां से हम देखेंगे कि क्या चेंजेस आते हैं, क्या शिफ्ट्स आते हैं। ठीक है, तो लेट्स डू द रेस्ट इन द नेक्स्ट सेशन। जस्ट रिमेंबर टू एक्सप्लोर द फ्लैगशिप प्रोडक्ट ऑफ इम्बाइब वर्चुअल लैब एक्सपीरियंस, जहां घर बैठे आप कर सकते हो अपने लैब्स की तैयारी, प्रैक्टिकल्स, प्रैक्टिस। ठीक है, तो ब्रिटिश एक्सपैंड करेंगे अपना ट्रेड रैपिडली, और इंडिया भी बहुत अनफेवरेबल ट्रेड रिलेशंस ब्रिटेन के साथ जो है उसे
एक्सपीरियंस करेगा, यानी कि ट्रेडिंग तो होगी पर एक तरफा होगी, फायदा सिर्फ ब्रिटिशर्स का होगा। और नए रॉ मटेरियल हम जो है इंपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, फिनिश्ड गुड्स को ब्रिटिशर्स करेंगे, एक्चुअली इंडियंस नहीं करेंगे। प्राइस जो है रॉ मटेरियल का और फिनिश्ड गुड का सेम नहीं होता है, मैंने आपको पहले भी बताया है, ठीक है, हमने बहुत सारी जगह पे देखा है। नेक्स्ट सेशन में और बेटर एक्सप्लोर करते हैं ब्रिटिश जो है इंडिया को एक टूल की तरह यूज करेंगे फाइनेंस करने के लिए अपने ट्रेड डेफिसिट्स को, और कैसे अचीव करेंगे और कैसे इंडिया का होगा इकोनॉमिक ड्रेन, ये हमें पता चलेगा आगे इस चैप्टर में। सो मेक श्योर टू चेक आउट ऑल द एप्लीकेशंस ऑफ इम्बाइब एंड स्टे ट्यून्ड। Thank you so much everyone for being here. With this, we have come to the end of the session. So see you soon. Have a great evening. Do not forget to practice some questions. Until the next time I see you, take good care of yourself. Stay well. Bye-bye. Have a great evening, guys. Do not forget to join the next session. Until the next time I see you, take good care. Stay tuned. Stay registered for the upcoming sessions. Stay subscribed. Do not forget to hit the like and tell me how did you like this session. और हम मिलेंगे जल्द. Till the next time, take good care of yourself. Stay tuned and keep imbibing.